चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब वक्त है आज की बड़ी खबर के डिटेल में पड़ताल का। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमाई हुई है। केजरीवाल से सवाल भी हो रहे हैं। ऐसे में क्या केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं तो बिहार में सीटों पर सियासत गरमा गई है। जेएनयू में भी इस बार छात्र संघ के चुनाव में कौन मारेगा बाजी, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ सहयोगी मेरे जुड़ गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। मदीहा खान आपको दिख रही हैं, मनोज वर्मा आपको दिख रहे हैं और आशीष सिंह नोएडा से जुड़े हैं। ईडी दफ्तर से मनोज वर्मा हैं और जेएनयू से जुड़ी हैं हमारे साथ मदीहा खान। इन्हीं के पास चलेंगे। ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, क्या खबर है, अंदर की हलचल क्या है, वो सब बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं जेएनयू के छात्र संघ वाले चुनाव की खबर से। जेएनयू छात्र संघ चुनाव की मतगणना जारी है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अध्यक्ष पद पर उमेश चंद्र अजमीरा, उपाध्यक्ष पद पर दीपिका शर्मा, महासचिव पद पर अर्जुन आनंद और संयुक्त सचिव पद पर गोविंद दांगी आगे चल रहे हैं। ये मैंने आपको अपडेट बता दी कि अभी कौन कौन आगे चल रहा है। एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा देता हूं, ये नाम जान लीजिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। अध्यक्ष पद पर उमेश चंद्र अजमीरा, उपाध्यक्ष पद पर दीपिका शर्मा, महासचिव पद पर अर्जुन आनंद और संयुक्त सचिव पद पर गोविंद दांगी आगे चल रहे हैं। ये अपडेट। अब जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी का जो दबदबा है वो दिख रहा है। अब मैं उसकी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से पद पर कौन कौन से नाम जो है वो आगे हैं। अध्यक्ष पद पर उमेश चंद्र अजमीरा वो अभी आगे चल रहे हैं, ये देखिए। और उपाध्यक्ष पद के लिए दीपिका शर्मा है, ये आगे चल रही है। महासचिव पद के लिए अर्जुन आनंद आगे हैं और संयुक्त सचिव पद के लिए गोविंद दांगी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। अब तक की अपडेट तो कम से कम यही है। अब हम चलेंगे मदीहा खान के पास, वो हमें आगे की अपडेट बताएंगी। मदीहा, अभी जो आंकड़ा ताजा है उसके अनुसार कौन आगे और कौन पीछे, ये बताइए। वोटिंग भी अब की बार पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा हुई। देखिए, सबसे पहले तो विवेक आपको ये बता दूं कि ये जेएनयू का चुनाव है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का चुनाव है। और जब भी यहाँ चुनाव होता है तो एक अलग उत्साह, एक अलग माहौल यहाँ पर देखा जाता है। और अभी भी जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ से मैं आवाजें सुन पा रही हूँ और वो आवाजें छात्रों के नारों की। तो जाहिर सी बात है ये कुछ माहौल कैंपस के चुनाव में होता है। अब अगर बात करें ताज़ा स्थिति क्या है, तो स्थिति विवेक इस वक्त यहाँ पर यह है कि अभी संस्कृत ब्लॉक और साइंस ब्लॉक के जो वोटिंग्स हैं, जो वोट्स हैं, वो काउंट हो चुके हैं और एबीवीपी जो है 4 पोस्ट पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अब अगर बात करें कि अभी कौन कौन से ब्लॉक खुलने बाकी रह गए, तो देखिए लैंग्वेजेस वाला ब्लॉक अभी खुलना बाकी रह गया, वहाँ के वोट अभी काउंट होना रह गए हैं। टोटल अगर जेएनयू की बात करें तो 7,500 के करीब जो यहाँ पर स्टूडेंट मतदाता है वो थे। लेकिन जो वोट किया है वो तकरीबन 73% वोट यहाँ पर हुआ है और तकरीबन 5,500 छात्रों ने वोट किया। अब देखना यह है कि 2,000 के आसपास जो वोटों की गिनती है वो हो चुकी है। 3,500 वोट अभी और गिनने बाकी हैं। और कुछ ऐसे ब्लॉक्स और ऐसे ब्लॉक्स के वोट्स अभी गिनने हैं जैसे कि लैंग्वेजेस है, जहाँ पर 80% से ज़्यादा छात्र जो है वो नए हैं, क्योंकि चुनाव 5 साल पहले हुआ था, अब ये चुनाव 5 साल बाद हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये नए छात्र हैं, इनका वोट किस तरफ जाता है ये देखना होगा। अभी तक तो एबीवीपी बढ़त बनाते हुए दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेजेस ब्लॉक के वोट्स सामने आएंगे, उनकी गिनती परसेंटेज जो है वो सामने आएगी, तो जाहिर सी बात है और समझ में आएगा, क्लियर होगा रिजल्ट, कहाँ पर कौन आगे जाता है और किसको जीत मिलती है। लेकिन अभी कुछ इंतजार करना बाकी है, तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त अभी लग सकता है पूरा रिजल्ट आने में। लेकिन फिलहाल एबीवीपी जो है 4 पोस्ट पर बढ़त जो है वो बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात ये सेंट्रल पैनल का ये वोटों की गिनती लगातार एसआईएस जो ब्लॉक है यहाँ पर उसमें जारी है। अब देखना ये होगा कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव जो 5 साल बाद हो रहा है उसमें इस बार किसको जीत हासिल होती है। लेकिन अभी तक जो 2,000 वोट काउंट हुए हैं उसमें एबीवीपी बढ़त बनाए हुए। अभी जो वोटों का आंकड़ा है उसके अनुसार एबीवीपी जो है वो आगे चल रही है और पिछली बार के मुकाबले अब की बार वोटिंग भी ज्यादा हुई है। ईडी की अरविंद केजरीवाल से पूछताछ लगातार चल रही है। ईडी ने कल भी केजरीवाल से पूछताछ की थी, जिसमें विजय नायर, शरद रेड्डी, बूची बाबू, अभिषेक बोनापिल्लई, मंगूठा श्रीनिवासन सुलू और के कविता से जुड़े सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ज्यादातर सवालों का जवाब केजरीवाल ने ना में दिया है।
ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि केजरीवाल जो हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और ज्यादातर सवालों का जवाब केजरीवाल ने ना में दिए हैं। मनोज वर्मा लगातार बने हुए हैं उस पर और नजर बनाए हुए हैं, वो बताएंगे। मनोज, अगर ऐसे ना में जवाब दिया जाए तो आने वाले दिनों में केजरीवाल के लिए मुश्किल और बढ़ेगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए मुश्किलें और बढ़ेगी। ईडी हो सकता है कि आगे भी रिमांड की मांग करें और जिस तरीके से कल करीब 3.5 घंटे की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से हुई और जितने भी सवाल ईडी के तरफ से किए गए उतने ही सवालों के जो जवाब थे वो अरविंद केजरीवाल ने ना में दिए। इसके अलावा जो सवाल जवाब किए गए थे वो बूची बाबू, इसके अलावा शरत रेड्डी, के कविता, यानी कि इस मामले में अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके जो बयान सामने आए हैं उन्हीं बयानों को आधार बनाकर जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। वो अधिकतर सवालों के जो जवाब हैं वो ना में दे रहे हैं और अगर उनसे किसी बारे में विस्तृत जानकारी मांगी जा रही है तो बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। फिलहाल अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी सुबह करीब 10:30 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई थी। पूछताछ अभी भी उनसे लगातार चल रही है। बीच में उन्होंने लंच भी किया था, लेकिन पूछताछ अभी तक जारी है। फिलहाल ये देखना होगा कि आज की पूछताछ में क्या अरविंद केजरीवाल ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं। और ये भी देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल का सामना के कविता के साथ करवाना था कि वो भी करवाया गया है या फिर नहीं करवाया गया, उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। जी ठीक है। आप मनोज जैसे बता रहे हैं कि जो सामना कराना है कि कविता से आमने सामने बिठाकर पूछताछ ये करने वाली है ईडी, ये पूछताछ कब हो सकती है, इस बारे में कोई अपडेट हो तो बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा ये पूछताछ आज भी हो सकती है। ईडी के सूत्रों ने हमें बताया है कि सबसे पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, यानी कि जो सवाल होंगे वो सेम होंगे लेकिन दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी और अगर बयानों में विरोधाभास पाया जाता है तब दोनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और पूछा जाएगा कि आप दोनों अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस मामले में के कविता भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और के कविता के तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए थे, जिसका इस्तेमाल जो था वो गोवा के चुनावों में किया गया था। तो इन्हीं कड़ियों को जो ईडी की टीम है वो जोड़ना चाहती है। ये इसी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना। तो अभी ये देखना होगा कि ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो दोनों से शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है मनोज, अब आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार हो रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। अगर आज यह देश चुप रहा तो चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है। अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा, हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे, जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर ना तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, ना बोलने की गुंजाइश होगी। देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। गोपाल राय और अरविंद लवली को हमने आपको सुनवा दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री और पार्टी नेता आतिशी ने दावा किया है कि 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होगी। उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। क्या कहा है अपने बयान में, वो पूरा सुनाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, 31 मार्च को आप लोगों ने ऐलान किया है कि एक महारैली की जाएगी रामलीला मैदान में, क्या उद्देश्य रहेगा और इंडिया अलायंस से कौन कौन उसमें हम उम्मीद करें कि देखने को मिलेंगे? 31 तारीख को पूरी इंडिया अलायंस मिलके रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे एक महारैली कर रही है। ये महारैली सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं है,
ये महारैली आज देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आज इस देश में क्या लोकतंत्र रह गया है जब चुनाव की घोषणा के बाद आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं, देश में 6 में से एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को अरेस्ट कर लेते हैं, देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय को 2 दिन से आपने बैरिकेड से सील कर रखा है। ऐसे में चुनाव की तैयारी कैसे होगी? जैसे कि आप लगातार हमें बता रही हैं फेरिस्त, और आपके ट्वीट्स भी हम लोग लगातार देख रहे हैं, आपको ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया गया था, केजरीवाल जी अभी अंदर ही हैं जेल के, और क्या कुछ अब प्रचार के लिए देखा जाएगा? देखिए, इसीलिए हम दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से ये अपील करते हैं कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई इंडिया गठबंधन की नहीं है, ये लड़ाई देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आपके वोट के अधिकार को बचाने के लिए है। ये संविधान, ये वोट का अधिकार हमें लाखों शहीदों ने अपनी जान दी थी, उसके बाद मिला था। तब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, हमें वोट करने का अधिकार मिला था। आज वो वोट का अधिकार खतरे में है, इसलिए दिल्ली के सभी लोगों को और देश के सभी लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी जी लगातार अपील कर रही हैं कि 31 मार्च को जो महारैली आयोजित होने जा रही है इंडिया अलायंस की, उसमें बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं वो भी जुड़ें और अपना समर्थन दें। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो रामलीला मैदान में 31 मार्च को महारैली होगी, आम आदमी पार्टी ने अपील कर दी है। अब बिहार में महागठबंधन में टूट के संकेत दिखने लगे हैं। बिना सीट शेयरिंग के आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पप्पू यादव को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद बढ़ गया है। आरजेडी किसी भी सूरत में पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि पप्पू यादव पूर्णिया से ही टिकट मांग रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 8 सीट कांग्रेस देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। सीट पर पेच के बीच पप्पू यादव का बयान भी सामने आ गया है। अब पप्पू यादव ने क्या कहा है जानिए। चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे, पूर्णिया को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसी सीट को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब पप्पू यादव का वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार, राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य जिस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया, तो मेरे लिए वो काफ़ी था। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। तो पप्पू यादव का आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पूर्णिया बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आशीष कुमार सिंह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो बहुत अंदर की खबर रखते हैं। आशीष, ये पूर्णिया सीट पूर्ण विराम लगाएगा क्या आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती पर? देखिए, कई लेयर्स पर विवाद हो गया है और अब सिर्फ सीटों को लेकर के खींचतान तक मामला नहीं है। अब इट इज़ एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग अवे। राजनीति ये तीनों पहर बदलती है। अगर संभालने में कामयाब होती है टॉप लीडरशिप तो मेरे लिए सरप्राइजिंग हो। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे सोर्सेज ने ये भी इंडिकेट किया कि 2 रोज़ पहले खुद बाकायदा बैठक में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में बिहार को लेकर के। उसमें खुद राहुल गांधी ने कह दिया था कि अब हमें 40 सीट पर अकेले लड़ना चाहिए। हालांकि कुछ पार्टी के ऐसे लीडर्स थे जो चाह रहे थे कि एक दफ़ा और आरजेडी को रीच आउट किया जाए। जिस तरह से विवेक आप बता रहे थे आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स के यूनिलैटरल अनाउंसमेंट किए, उसके अलावा मैं आपको ये भी अंदर की बात बता दूं कि आरजेडी की लीडरशिप कांग्रेस पे इस बात का भी दबाव बना रही है कि वो अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को बिहार से चुनाव भी ना लड़ाए। यही नहीं, जो सीटें कांग्रेस चाहती है वो सीटें भी उनको नहीं दी जा रही। जहां पर कांग्रेस ने पिछली दफा अच्छा परफॉर्म किया था वो भी आरजेडी उनको देने के लिए राजी नहीं है। मधेपुरा का आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं कि मधेपुरा की सीट खुद तेजस्वी यादव ने शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को प्रॉमिस किया था कि वहां से वो उनको लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। अब वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस के कोटा में चला जाए ताकि पप्पू यादव की जो
पॉसिबिलिटी है वो भी डैमेज हो जाए और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनको भी डैमेज करने की साजिश है। तो ये तमाम कई लेयर्स। इसके अलावा एक और बात मेरे ख्याल में आता है, मोहम्मद शाहबुद्दीन के परिवार के, उनकी पत्नी, उनके बेटे पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं कांग्रेस, आरजेडी उनको भी शामिल नहीं होने दे रही है। तो ऐसे कई लेयर्स पे अब इफेक्ट इस कदर बढ़ गए हैं कि अब लगता एक और छोटी सी बात समझाइएगा मुझे, और छोटा ही रखिएगा क्योंकि ये ब्रेक का दबाव बनाने लगते हैं, कि जब पप्पू यादव के शामिल होने की बात आई थी तो ये खबर आई थी कि जो है पहले वो लालू यादव से मिले, फिर उन्होंने हामी भरी, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ लड़ो, फिर उसके बाद कहां ये पेच फंस गया, खुरपेच हो गया ये। देखिए, दो बातें बता देता हूं जी, बिल्कुल मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब पप्पू यादव मिल करके आए थे आरजेडी लीडरशिप से, आरजेडी की ये शिकायत है जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि पप्पू यादव ने लालू यादव का आशीर्वाद दिया, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि वो पार्टी को कांग्रेस में अगले दिन मर्ज कर देंगे। जब उन्होंने मर्ज किया तब ये पैनिक हुआ और आरजेडी को इस बात का एहसास हुआ कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, हमें वो नहीं होने देना है, लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि मधेपुरा के लिए उनको राजी कर लिया जाए, इसलिए ये बात पूरी तरह से फंस गई। एक आखिरी बात छोटी सी बता दूं, तेजस्वी यादव दिल्ली जरूर आ रहे हैं, उनकी बेटी का कोई पारिवारिक सम्मेलन है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। अगले 2 दिन में कोई मुलाकात होती है, टर्न अराउंड होता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल विवेक लगता है कि अब बात बन नहीं पाएगी। ये काफी अहम जानकारी आपने दी। एक बड़ी खबर जानिए, दिल्ली के पांडव नगर में बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया है, अभी भी कर रहे हैं प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 4 साल की बच्ची दिल्ली के पांडव नगर की, उसके साथ रेप हुआ, लोगों ने प्रदर्शन किया, अभी भी प्रदर्शन जारी है। ये वही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया है।